एग्ज़ाम से पहले कैसे प्रॉपर रिवीजन कैसी चाहिए, पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। मिस्टेक्स टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक रूल होता है। फिजिक्स के लिए तो मैंने यही किया था। मॉक टेस्ट दोगे ना, एक याद रखना कि बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। सो हाई एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस टॉपर इंटरव्यू सीरीज। आज मेरे साथ है तेजस आचार्य, जिसने लास्ट ईयर 2023 एग्ज़ाम में MHTCET में 99.70 परसेंटाइल स्कोर करके VJTI IT में एडमिशन लिया है। अभी आपके पास सिर्फ 20 से लेके 25 डेज रिमेनिंग है CET एग्ज़ाम के लिए। एंड आज तेजस आचार्य ये लास्ट के 20-25 डेज़ में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, सारी चीज़ें आज हम लोग इस इंटरव्यू में हम लोग डिस्कस करने वाले। ऑल्सो तेजस भी जो है अपनी जर्नी शेयर करने वाले इस इंटरव्यू सीरीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट दिस आवर इंटरव्यू। जो भी चैनल पे पहली बार आए स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो भी स्टूडेंट इस इंटरव्यू को देख रहा है तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके जर्नी में और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरव्यू। सो वेलकम यू तेजस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू आवर स्टूडेंट्स। So hey guys, as sir introduced, myself Tejas Acharya. I scored 99.70 percentile in MHTCET and I am here to guide you for your upcoming examination. ओके अभी हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे तेजस। लाइक आप अपनी बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आप CET कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड CET के जो लास्ट के, अभी देखो इनके पास सिर्फ 20 से लेके 25 डेज इज रिमेनिंग। एंड हम चाहते हैं कि इस 20-25 दिन में कोई भी अगर स्टूडेंट थोड़ी बहुत प्रिपरेशन किया है एंड उसको थोड़ा बूस्टअप मिले तो वो कैसे प्रिपरेशन कर सकता है, एंड आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके, अगर मेरी बात करें तो मैंने CET से अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 डेज़ पहले स्टार्ट किया था पढ़ाई, और ऑलमोस्ट हो चुका था एक्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री। ओके जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता ही होगा, केमिस्ट्री और मेरा कुछ अच्छा खासा रिलेशन नहीं है। तो फिज़िक्स मैथ्स तो हो चुका था, और रिवीजन के लिए मैंने लाइक यूट्यूब चैनल की हेल्प ली थी। आपको पता होगा दिनेश सर चैनल, तो उनके चैनल से मैंने मैथ्स के लिए काफ़ी सारी हेल्प हुई थी मुझे। और केमिस्ट्री के लिए मैंने सह्याद्री ट्यूटोरियल्स के जो एंड में वो वीडियो अपलोड कर रहे थे, वो देखे महेश सर के। तो वो जो केमिस्ट्री के वीडियोज़ अपलोड कर रहे थे, उन्होंने मतलब वीडियोज़ में रैंडम चीज़ें थी, जैसे कि IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया, वो आपको प्रिपरेशन में मतलब एक आइडिया दे देगा कि आपकी लेवल क्या है, आपको कितना पता है, और आपको हेल्प भी करेगा एग्जामिनेशन में वो काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो मीन्स आपने भी लास्ट के सिर्फ 15-20 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उससे पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका था। 100% सिलेबस तो किसी का कंप्लीट नहीं होता, ऑलमोस्ट हो चुका था। मैथ्स तो मेरा ठीक ठाक ही था, फिज़िक्स भी फार्मूला बेस्ड ही आता है मोस्टली CET में, और केमिस्ट्री का मुझे एज ए टोल्ड महेश सर के हेल्प हुआ, महेश सर से। ओके मुझे ये बताओ, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एक कॉमन डाउट है कि अगर सिर्फ PYQs करते हैं CET के लिए, CET में बहुत सारे क्वेश्चंस PYQs से भी आते हैं, तो अगर PYQs ही करके जाते हैं लास्ट 3-4 साल के, तो उतने इनफ है क्या CET के लिए अच्छा स्कोर करने के लिए, अच्छे परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। ओके, तो इसमें भी दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और जिनका लाइक 20-30% सिलेबस हो चुका है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनका ऑलमोस्ट 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट है, उनको PYQs काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगी कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर कुछ टॉपिक्स की बात करें तो जैसे मैथ्स में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, और वो ईजी भी होते हैं टैकल करना। ओके, तो PYQs आर इनफ फॉर एवरीवन। अगर आप लास्ट के 20-25 दिन भी पढ़ाई करते हो तो PYQs ही करो। अभी देखो 2023 का भी अगर आप स्टैटिस्टिक देखोगे, 2023 में टोटल 12 शिफ्ट हुई थी। अभी हम लोग शिफ्ट एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आपकी कौन सी शिफ्ट थी एंड कैसी थी, मॉडरेट थी, डिफ़िकल्ट थी? आपकी कैसी शिफ्ट थी, मॉडरेट थी, डिफ़िकल्ट थी? आपका कैसा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था? एग्ज़ाम में तो नर्वसनेस था मुझे, बिकॉज वो बाद में बात करेंगे अपन स्लीप शेड्यूल के बारे में, जो एग्ज़ाम के पहले आपको ठीक ठाक करना रहता है। मेरी शिफ्ट तो मॉडरेट ही बोल सकते हैं, और एज यू ऑल नो कि मैथ्स का जो पेपर है वो JEE मेंस के लेवल का आ रहा है आजकल, तो मैथ्स थोड़ा डिफ़िकल्ट तो जाता है। फिज़िक्स तो खैर फार्मूला बेस्ड था, और केमिस्ट्री जितना याद आते जा रहा था वो किया था मैंने। ओके, तो शिफ्ट जो थी मॉडरेट थी, तो आउट ऑफ 200 कितना तुमने स्कोर किया था एग्ज़ाम में? आई स्कोर्ड 163 मार्क्स। ओके, 163 मार्क्स पे 99.70 परसेंटाइल मिला है। लाइक 160 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो एंड मॉडरेट शिफ्ट है आपकी, तो डेफिनेटली आपको COEP VJTI में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं।
और रही बात PYQs की, अगर आप 2023 के भी अगर 12 पेपर देखोगे, 12 शिफ्ट के 12 पेपर आपको मिलेंगे, नियर अबाउट 1800 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। उसी तरह 2022 के, 2021 के अगर 3 साल के भी जितने PYQs आपको मिले वो कर लेते हो तो इस मोर देन इनफ। बस PYQs के ऊपर ही फोकस करो, PYQs ही प्रैक्टिस करनी रहती है आपको। अब रही बात मैथ्स की, अब मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट जा रहा है, और एज मेंशन कि JEE लेवल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, और लास्ट ईयर हम लोग ने भी एनालिसिस किया था वेक्टर्स, लाइन, प्लेन के क्वेश्चंस। तो इन सबको कैसे टैकल किया तुमने अपनी एग्ज़ाम के टाइम? ओके, सो मैथ्स का एज आई टोल्ड कि ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुका था, लेकिन जो लास्ट मोमेंट रिवीजन थी उसके लिए मैंने दिनेश सर का चैनल पे वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, जो टॉपिक JEE मेंस के लिए नहीं है, लाइक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूरा टॉपिक नहीं है JEE मेंस में, और प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसमें इंटीग्रेशन यूज़ होता है तो वो भी नहीं है JEE में। तो उसके लिए मैंने उनके PYQs सॉल्व किए थे, उन्होंने सॉल्व किए हुए। सो उससे आइडिया लग गया कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। और वेक्टर्स तो आपको इमेजिनेशन का खेल है, मतलब आप अगर समझ रहे हो कि 2 लाइंस दिए रहे और उनके परपेंडिकुलर एक तीसरी लाइन है, तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो तीसरे लाइन के डायरेक्शन होगी। ये सब एग्जाम में आपको ईजिली क्लिक हो जाना चाहिए। ओके, मतलब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर कोऑर्डिनेट्स अगर दिया है, कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दो ऑप्शन में तो वहाँ से भी आंसर आ जाते हैं। एंड फिज़िक्स कैसे प्रिपेयर किया था तुमने? फिज़िक्स में कैसे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे CET एग्ज़ाम में? फिज़िक्स तो खैर मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं लगा, मॉडरेट ही था, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, और थेरी बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने लाइक कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? फिजिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप सजेस्ट करना चाहोगे कि ये चैप्टर करके ही जाओ, इसमें से क्वेश्चंस आते ही है, तो वो कौन कौन से चैप्टर्स होंगे? जो इजी चैप्टर्स लाइक तो ग्रेविटेशन हो गया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। सो ये जो टॉपिक्स है EMI, ऑसिलेशन, AC सर्किट्स वगैरह, इनके क्वेश्चन तो आपको मतलब हो जाने चाहिए एग्ज़ाम में। तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बस अगर आपने वो भी कर लिया तो भी मोर देन आप 30+ स्कोर कर सकते हो। और ये बताओ अभी केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर किया था तुमने? केमिस्ट्री एज मेंशन तुमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वीक था, हाँ। फिर भी तुमने 99.70 परसेंटाइल स्कोर किया, तो ओवरऑल परसेंटाइल तुम्हारा इतना अच्छा है, तो केमिस्ट्री भी तुमने लास्ट मोमेंट में काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया होगा। लास्ट मोमेंट में कैसे इंप्रूव किया आपने वो? जी, लाइक आई सेड कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो कुछ चैप्टर के आपको फार्मूला लर्न करके जाना है, लाइक सोल्यूबिलिटी हो गया। तो उसमें मेरे केस में क्या हुआ था, एग्ज़ाम में मुझे वो अचानक आउट ऑफ नोवेयर क्लिक हो गया वो फार्मूला, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था। तो आपको ऐसे चैप्टर छोड़ने नहीं है कि फार्मूले नहीं करूँगा इसके, आपको फार्मूले करने ही है हर एक चैप्टर के। तो एग्ज़ाम में पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद मैंने रिवीजन के लिए महेश सर के जो सैयादी ट्यूटोरियल चैनल है, तो वहाँ से लेक्चर्स देखे थे, जो वो एंड में लेक्चर अपलोड किया करते थे, तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुआ। मुझे आइडिया लग जा रही थी क्वेश्चन में कि इसका क्या हो सकता है आंसर, और कभी कभी तुक्का भी चल जाता है केमिस्ट्री में। यस, और केमिस्ट्री तो इतना एज डिफिकल्ट भी नहीं आता, थेरोटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर किया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने सैयादी ट्यूटोरियल से ही किया था। अच्छा, ओके। देखो केमिस्ट्री अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, फिजिकल केमिस्ट्री में जो तुम्हारे सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, उसको अच्छे से कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, IUPAC, कॉमन नेम, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशन एंड यूजेस, यही सारे टॉपिक्स है। इसी पे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं लास्ट 3 साल से जो है पेपर एनालिसिस करते आ रहे, और महेश सर हमेशा वीडियोस अपलोड करते हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। एज वेल एज जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना भी चाहता है, और ऑलरेडी महेश सर का कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी एनरोल कर सकते हो, क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके सारा सिलेबस को कंप्लीट भी कर सकते हो। देखो बस 20-25 दिन की बात है, उसके बाद पता नहीं आप 4 साल कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। और अभी का टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये टाइम बहुत ज़्यादा मतलब जो आपका एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक का वो जो टाइम क्रूशियल, खुद को ऐसा डिस्ट्रैक्शन से दूर कैसे रखा तुमने? ओके, सो मतलब डिस्ट्रैक्शन एज सच कुछ थे नहीं, मैंने सोशल मीडिया तो कुछ था नहीं मेरा, इंस्टाग्राम भी मैंने कॉलेज आने के बाद ओपन किया है। अगर आपको कोई है डिस्ट्रैक्शन, लाइक आप इंस्टा ज़्यादा चला रहे हो, तो उसको 100% तो कट करना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो उसको आपको मतलब मिनिमाइज़ करना है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगे कि लाइक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होता है फ़ोन का, तो उससे आपको
डोपामिन हिट नहीं मिलता वो जो चाहिए। इस लास्ट मोमेंट में देखो 25 डेज जो है ना आपके एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मेरे हिसाब से, तो बिकॉज ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जैसे आज तेजस जो है VJTI कॉलेज में, लेकिन ये 4 साल के बाद ये बहुत आगे रहेगा। मतलब इसके एज अ फ्रेंड सर्कल में ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स थे, ऐसे भी इसके बैचमेट्स थे जो अभी Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस में, बट जब 4 साल के बाद जब खुद को कंपैरिजन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा आप गिल्ट फील करोगे। लास्ट के 20 दिन बाकी है तो इसमें अपना जो 100% दे सकते हो दे दो। इसका जो आउटकम है ना आपको रिजल्ट डे के दिन देखने को मिलेगा। अभी आपका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट था कि 99 आएगा परसेंटाइल तुम्हें? हाँ 99 के ऊपर आएगा एक्सपेक्टेड था। अच्छा, इतनी अच्छी प्रिपरेशन हुई थी जी। तुम्हारी? तो उसके बाद आई गेस 11 बजे रिजल्ट आया था। हाँ। तो जब मैंने रिजल्ट देखा आई वॉज क्वाइट हैप्पी। और Okay. पेरेंट्स What ज़्यादा about हैप्पी थे। पेरेंट्स तो काफ़ी हैप्पी थे। मतलब मैं गांव में था तो वहाँ पे भी सब ओके, लोग ड्रीम कॉलेज क्या था तुम्हारा? ड्रीम कॉलेज तो वैसे COEP था, लेकिन Okay. उसमें CS नहीं मिल पाया। वो जो नई ब्रांच है रोबोटिक्स एंड रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आती है, इसलिए मैंने VJTI में ITI ले लिया। या दैट आल्सो इज़ गुड ऑप्शन। VJTI में भी पैकेजेस नियर अबाउट 40 to 50 लाख जाते हैं, और COEP का भी अगर आपने रिसेंटली पैकेज देखा होगा तो 60 लाख का गया है। ये सब जो पैकेजेस है ना वो सिर्फ Tier 1 कॉलेजेस में ही है। बाकी के Tier 2 कॉलेजेस में जाओगे वहाँ पे कुछ पैकेज, जितना आप फीस भरोगे 4 साल में 1.5 लाख रुपया, उतना का उन लोग पैकेज भी नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लास्ट के 20-25 दिन है। और अभी तुम ही मुझे बताओ, अभी 20-25 दिन कैसे एकदम रोड मैप बता दो इनको कि कैसे इनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। लास्ट के 20 डेज कैसे करनी चाहिए प्रिपरेशन, रिवीजन वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके बता दो एक। तो लास्ट के जो 20 दिन है ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। अगर आप अभी हार मान लोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी सपोज़ कोई बंदा है ए स्टूडेंट है कोई, तो वो बोला कि सिर्फ 20 डेज में क्या ही कर पाऊँगा, तो वो सपोज़ कोई निचले वाले कॉलेज में चला जाए। आई एम नॉट डिमीनिंग एनी कॉलेज हियर, बट वी ऑल नो दैट निचला कॉलेज व्हाट इज कॉल्ड Tier 3 हाँ Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस। तो दूसरा बंदा है B, तो उसने सोचा कि नहीं ये लास्ट 20 डेज है, अगर मैंने अभी मेहनत मार ली तो मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एंड ही एंड्स अप गेटिंग इन VJTI एंड COEP। सो इससे आपका फ्यूचर भी काफ़ी सिक्योर हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करने वाले फ्यूचर में। तो आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, मतलब आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। और ये टाइम भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, तो इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, बिल्कुल भी सोचने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतना आपको टाइम सेव करके अपना 100% देना है। और इज़ इट पॉसिबल कि ये लास्ट के 20-25 दिन है अच्छे से प्रिपरेशन करते तो इनको अच्छा Tier 1 कॉलेज मिल जाए? नॉट आई एम सेइंग कि VJTI COEP मिल जाए, बट रेप्यूटेड टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं क्या? ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली लास्ट के 20-25 दिन में? यस, इट्स क्वाइट पॉसिबल अगर आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे रैदर देन क्वांटिटी। लाइक अगर आप बोल रहे हो कि मैं दिन के 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एंड में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, तो फ़ायदा क्या हुआ उस टाइम Yes, का? हाँ। तो आपको क्वालिटी क्वेश्चंस करने, लाइक PYQs अगर करोगे तो उससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगला क्वेश्चन जो आएगा उसमें आप वो आइडिया लगा पाओगे। ओके यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, क्वालिटी क्वेश्चंस। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि जो PYQs है ना बस वही सॉल्व कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि CET कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। और एज वेल एज आपके लिए राइजिंग एजुकेशन ऐप एक प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लोग ने बनाया है, जहाँ पे बूस्टर बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को 2023 के PYQs विद डिटेल सोल्यूशन, जितने सारे शिफ्ट के पेपर आए थे सब कुछ अवेलेबल हो गया। 2022 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 2004 से लेकर 2022 तक चैप्टर वाइज PYQs प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। उस बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को पूरा जितना कंटेंट है CET के लिए, जितना इनफ हो सकता है, सब कुछ अवेलेबल है। आप चाहे तो उस बैच को भी एनरोल करके वहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, वहीं से भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। अभी मॉक टेस्ट की हम लोग बात करेंगे। तुमने कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे, कैसे एनालिसिस किया था, कैसे इंप्रूव किया था, ये सारी चीज़ें बताओ। और तुम्हारा जो इनिशियल स्कोर था वो क्या था? एज यू ऑल नो कि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करता है कि आप किस लेवल पे हो अभी। तो मैंने जब मॉक टेस्ट दिया था तो पहले मॉक टेस्ट में मेरे 90 से 92 के आसपास कुछ मार्क्स थे। सो वो मतलब मैंने रिवीजन नहीं की थी, इसलिए वैसे मार्क्स आ गए। सो लैक ऑफ रिवीजन की वजह से कम मार्क्स आते हैं, तो उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उल्टा मोटिवेट होना है काम करने के लिए। आप चैप्टर्स उठाइए, उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस कीजिए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए। तो जब मैंने ये स्टेप्स फॉलो किया और मॉक टेस्ट जब एनालाइज भी कर रहा था ना, तब जो क्वेश्चन मुझे नए लग रहे थे तो मैं उसको मतलब ऐसा नहीं कि सेपरेट नोटबुक में लिखता था, बस उसको मैप कर लेता था कि या अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे टैकल करना है, तो वो याद रह जाता था मोस्टली। और टोटल मॉक टेस्ट की बात करें तो मैंने 8 to 12 मॉक टेस्ट दिए रहेंगे टोटल, जिनमें से एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट थी।
तो उसमें मेरा AR आई गेस 70 के आसपास आया था कुछ, तो उससे मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया था। ओके, तो लास्ट एग्ज़ाम तक का जब दे रहे थे मॉक टेस्ट, तो कितना स्कोर आया वहाँ पे? लास्ट में मेरा 160 180 के आसपास जा रहा था स्कोर। मतलब 90 से लेके तुमने 180 160 तक का इम्प्रूवमेंट किया। तो एनालिसिस कैसे किया तुमने टेस्ट की? आप एक बात नोटिस कीजिए, जब मॉक टेस्ट देते हैं ऐसा नहीं कि ग्राफ ऐसा इंक्रीज होता चले जाएगा मार्क्स का, कभी कभी वो नीचे भी जा सकता है, तो उसे डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उल्टा उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि वो मॉक टेस्ट कैलिबर रखती है आपके पोटेंशियल को जानने का, ठीक है। तो उस वो मॉक टेस्ट आप जब एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं हो सकते थे लेकिन मेरे से हुए नहीं, बिकॉज मैंने उसको स्किप कर दिया। या तो आपको लगा कि टाइम नहीं मिलेगा, या तो आपको लगा कि हो नहीं पाएगा इसलिए छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिखने में हार्ड होते हैं, लेकिन वो सबसे मतलब बहुत ईजिली हो जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट एनालिसिस में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, तो इन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा जोर देना है आपको। ओके, तो दोनों चीज़ इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई है। मॉक टेस्ट देते ही रहना है और एनालिसिस भी करना है। और मेरे अकॉर्डिंग अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यू कंडक्ट किए, सारे लोग ने लास्ट के इस 20 डेज़ में 2 ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए। एक जो पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करते जाओ, दूसरा जो है फुल लेंथ टेस्ट देते जाओ। फुल लेंथ टेस्ट विथ एनालिसिस, हर बार एनालिसिस करो कि तुम्हारे कौन से चैप्टर वीक है, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग किए। एज तेजस मेंशन, जहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे और तुमने स्किप कर दिए, तो वो क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करो। इसी तरह ग्रेजुअली 90 से लेके 160 प्लस इसने अपना स्कोर इम्प्रूव किया, तो आप भी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ मुझे ये बताओ तेजस, अगर स्पेसिफिक मैं मैथ्स की मैं बात करूँ, मैथ्स कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो बहुत डिफिकल्ट जाता है, उसमें इंटीग्रेशन स्पेशली, उसमें इतने सारे टाइप्स है, अलग अलग मेथड्स के, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन है अलग अलग मेथड से सॉल्व होते हैं। वो सब कुछ एक साथ कैसे याद रखें और इतने सारे फार्मूलेस को कैसे एक साथ याद रखें? ओके, सो आपको जब लास्ट के 20-25 दिन बचे हैं, तब उसमें क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है। लाइक इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गए, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, उसमें मतलब PYQs अगर आप देखोगे ना, तो किंग्स रूल, मतलब अगर आपको पता रहेगा किंग्स रूल, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको याद रखने की कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व हो रहा है। ये नहीं कह रहा कि रट्टा मारना है, लेकिन आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा। कि लाइक अगर साइन एक्स को कुछ ये लेंगे, अपन वेरिएबल लेंगे, तो उसका डिफरेंशिएशन उसके साइड में लिखा आएगा, तो वो सब कुछ आपको माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए। और बात रही फार्मूलेस वगैरह कैसे याद रखे थे सारे? ओके, मैथ्स में तो फॉर्मूले ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई लिस्ट है फॉर्मूले की, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको एक साथ पूरे फॉर्मूले लर्न करने, आपको उस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करना है, उस फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लग जाएगा कि ये फॉर्मूला किस जगह लगाया था अपन ने क्वेश्चन में, तो इसकी वजह से आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। ओके, और व्हाट अबाउट फिजिक्स के सारे कैसे फॉर्मूलेस याद रखे थे? ओके, फिज़िक्स में अगर सपोज़ कोई फार्मूला है जो आपको याद नहीं हो रहा, लाइक ये काफ़ी फेमस है, I = NVDEA, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है, तो उसको वो मुझे याद ही नहीं हो रहा था कुछ भी करो, तो उसको मैंने ये किया था कि I = NVIDIA कंपनी तो सबको पता है, तो ऐसे निमोनिक्स आपको बनाना है। निमोनिक्स के थ्रू, ऐसे तो केमिस्ट्री में भी इन लोग निमोनिक्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी तुम निमोनिक्स बना के याद कर सकते हो, पीरियोडिक टेबल हो गया, और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, कैसे याद रख सकते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे याद करना है। और सेकेंड चीज़, रिवीजन कैसे किया था? लास्ट के 5-6 दिन कैसे रिवाइज करना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, कैसे प्रॉपर रिवीजन कैसी चाहिए एग्ज़ाम से पहले? मैं क्या करता था, फिज़िक्स का थ्योरी के लिए ना मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, आपको मिल जाएंगे वीडियोस, तो सर्च करोगे तो वो वीडियो में डिनर हो गया, लंच हो गया, तो डिनर करते करते या लंच करते करते मैं वो वीडियोस देखा करता था। मतलब नया कुछ चीज़ें ऐसे जानने को तो नहीं मिलता था, लेकिन जो आप भूल गए वो आपको रिवाइज हो जाता, आपको क्लिक हो जाता कि हाँ यहाँ पे ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो फिज़िक्स के लिए तो मैंने यही किया था, और क्वेश्चंस तो PYQ सॉल्व कर ही रहा था मैं। और उसके बाद केमिस्ट्री के लिए तो एज आई सेड सैयदी ट्यूटोरियल्स, उनके वीडियोस देखा करता था मैं, जो एंड में जो अपलोड करते थे। तो एक टाइम पे बैठ के PCM का पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना चाहिए? आपको दिन में स्लॉट्स बनाने चाहिए। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि अगर आपने डिसाइड किया आज सुबह फिज़िक्स करूँगा तो फिज़िक्स ही करूँगा। अगर आपको लग रहा है कि फ़िज़िक्स करना चाहिए, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं किया तो भी चलेगा, अभी मैं केमिस्ट्री कर लेता हूँ, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स है जो मोस्टली मैक्सिमम तुम्हारे भी फ्रेंड्स करके आए होंगे सीईटी एग्ज़ाम में, ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स को हमको अवॉइड करना चाहिए, मिस्टेक्स के ऊपर ऐसी कौन सी हो सकती है यूजुअली? ठीक है, तो एक जो मिस्टेक है वो मतलब काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले मॉक टेस्ट दे देते। उनको लगता है कि ठीक है, अगर मॉक टेस्ट दे देंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन दूसरी साइड ये कि अगर आपको कम मार्क्स आ गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बराबर। तो वो आपको मॉक टेस्ट देना नहीं है एक दिन पहले। एक दिन पहले आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक है, मतलब छोटा मोटा टॉपिक है, फॉर्मूले हो गए, ये सब आपको मतलब आँख के नीचे से निकाल लेना है बस। और दूसरी बात ये कुछ है नया कि करने की ज़रूरत नहीं नहीं, है। कुछ नया मत करो एग्ज़ाम के पहले, फिर आपको पुराने कंसेप्ट से मिक्स होकर वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा एग्ज़ाम में। तो नया कुछ करो ही मत एक दिन पहले। और दूसरी बात ये हो गई कि आपको ना स्लीप शेड्यूल अच्छे से तैयार रखना है। लाइक स्लीप शेड्यूल अच्छा रखना है आपको। लाइक अगर मेरी बात करें तो मेरा स्लीप शेड्यूल पूरा मतलब ख़राब हो चुका था, क्योंकि मैं रात में पढ़ता था मोस्टली। तो एग्ज़ाम में मुझे नींद आती थी, और लिटरली सीईटी के वक्त में एग्ज़ाम शुरू होने से पहले 3 बार मुँह धो के आया था। तो इतनी नींद आ रही थी मुझे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से नींद लेनी है। आपके बॉडी के हिसाब से आपको 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स की अगर स्लीप चाहिए तो आपको वो स्लीप लेके जाना है पूरा। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है स्लीप पे। ओके, और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया एग्ज़ाम में? तो सबसे पहला सेक्शन फिज़िक्स केमिस्ट्री का होता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन में कर सकता हूँ, और मोस्टली लोग कर ही लेते हैं केमिस्ट्री का, तो सबसे पहले केमिस्ट्री ट्राई कीजिए। और आप ये मॉक टेस्ट देके समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए, और पहले में ट्राई कीजिए कि फिज़िक्स पहले करें फिर केमिस्ट्री करें, और दूसरे में ट्राई कीजिए पहले केमिस्ट्री करें फिर फिज़िक्स करें। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है, और उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और ओवरऑल मैथ्स में कैसे फिर कवर करना चाहिए? मैथ्स में पहले कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? ओके, सो मैथ्स में आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, राइट? तो उन 90 मिनट्स में आपको मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको लगेगा कि बहुत टाइम लग रहा है, और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं हो पाएगा ये, तो आप स्किप कर सकते हो उसको। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे अड़े रह जाते हैं, तो उसमें उनका सारा टाइम चला जाता है, मतलब मोस्ट टाइम चला जाता है उसमें, और जो होने वाले क्वेश्चन थे वो होते नहीं है। तो आपको पहले इजी क्वेश्चन क्वेश्चन को स्किप करने आना चाहिए इनको। हाँ, आपको समझना चाहिए। मतलब ये आपको स्किल आपको आनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन स्किप करे, कौन सा ना करे। अगर कोई इजी क्वेश्चन दिख रहा है तो उसे जल्दी सॉल्व करके निपटा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन लग रहा है तो उसको रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए, और अगर एंड में टाइम बचता है, जो मोस्टली नहीं बचता, बट स्टिल अगर आपके केस में टाइम बचा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाद में। ओके, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक रूल होता है, एक 30-40-20 का रूल होता है। 30-40-20 करोगे 90 मिनट्स होता है। 30 मिनट्स में आप ट्राई करोगे कि सारे इजी क्वेश्चन जितने मिल रहे हैं आपको 30 मिनट्स में सॉल्व कर लेने। 40 मिनट्स में सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ रहा है, और लास्ट के सिर्फ 20 मिनट्स। देखो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते भी है तो बहुत ही कम आते हैं। तो जिसमें तुमको थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो उस लास्ट के 20 मिनट्स में सॉल्व करो। तो ये रूल काफ़ी हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, और जब आप मॉक टेस्ट भी दोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे ना, एक हैबिट हो जाएगी। और मॉक टेस्ट देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, जो आपका वो एग्ज़ाम फियर रहेगा, जो नर्वसनेस रहेगी, वो ऑटोमेटिकली चले जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप ये भी मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, एक फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, और तब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अभी हम लोग यही, आप मुझे थोड़ा VJTI कॉलेजेस के बारे में बताओ। VJTI कॉलेज का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ का करिकुलम कैसा है? सो टू बी ऑनेस्ट, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो कॉलेज में वैसा मज़ा आता तो नहीं है आपको। हाँ, ये सारे VJTI वाले स्टूडेंट्स क्यों बोलते पता है कि VJTI कॉलेज जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है। मतलब वो 1887 में स्टैब्लिश हुआ कॉलेज है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज इन एशिया का है वो। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है नहीं, और कैंपस थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से। लेकिन बाकी अगर कैंपस प्लेसमेंट की अगर बात करें, वहाँ की फैकल्टीज़ की बात करें, तो वो टॉप नॉच है। बाकी इवेंट्स वगैरह कैसे होते हैं? इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी ज़्यादा होती है इवेंट्स की। ओके, डेली हर वीकली कुछ ना कुछ इवेंट होते होंगे। हाँ, मतलब होते रहता है। कोई क्लब्स रहते हैं तो उनकी इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं। मतलब कभी कभी भीड़ कम हो जाती है, और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते लोग, लेकिन होते हैं इवेंट्स। अच्छा, ठीक है। तो फाइनल कुछ टिप्स देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? ओके, सो आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, एक याद रखना कि ट्रीट योर फर्स्ट मॉक टेस्ट एज योर लास्ट एग्जाम, एंड ट्रीट योर लास्ट एग्जाम एज योर मॉक टेस्ट। ओके, बहुत अच्छी बात कही है इसने। सो विश यू ऑल द बेस्ट आपके CET एग्ज़ाम के लिए। आई होप सो सारे आपके जितने भी कन्फ्यूजन होंगे इस इंटरव्यू के थ्रू, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए,
और ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही जल्द इस चैनल पे मैं मैथ्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ लेके आने वाला हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आपका पूरा रिवीजन होने वाला है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया होगा तो वो ज्वाइन करके रखना, बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। चलो आज का इंटरव्यू कैसे लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट बिल्कुल करना एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू में। एंड मेरी एंड तेजस की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइज। थैंक यू सो मच। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the mic.